हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी सबसे पहले हमने देखा है, पहले ही पेज पे है एक पिक्चर। अभी ये पिक्चर क्या बताता है, बता। सबसे पहले वो एक डिपिक्ट करता है कि एक यूटोपियन विजन क्या है, ठीक है, जो कि शो करता है वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है। फिर दूसरा है फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स। ये देखो, ये आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं, फिर ये कॉस्ट्यूम्स पहने हैं। ये हर एक नेशन के खुद के फ्लैग्स और ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, ठीक है। फिर तीसरा है ये जो हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो दिख रही है उसके दोनों हाथ में कुछ तो भी है। सबसे पहले ऊपर जो हाथ है उस पे क्या है, अ टॉर्च, जो कि एनलाइटनमेंट का सिंबल है, जो कि है फ्रीडम और नॉलेज का। और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन, जो कि सिंबलाइज करता है इक्वालिटी एंड जस्टिस को। फिर नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे है ब्रोकन सिंबल्स, जो कि सिंबल्स पूरे ग्राउंड पे बड़े हुए हैं, ठीक है। फिर लीडिंग नेशंस, जो यूएस है, स्विट्जरलैंड है, ये सारे लिबर्टी के आगे पहुंच गए हैं, ये सारे नेशंस। फिर फ्रांस का रोल दिख रहा है। फ्रांस विद द ट्राई कलर फ्लैग हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। देन देयर इज अ डिवाइन सपोर्ट। किसके सपोर्ट है अपने पास? क्रिस्ट के, सेंट्स, एंजल्स के, जो कि दिखाता है स्काई में, जो कि सिंबलाइज करता है सारे नेशंस एक साथ है। ये जो प्रिंट है ये किसने बनाई है? फ्रेडरिक सोरियो ने। कब? 1848 में। पहला पॉइंट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अभी सबसे पहले नेशनलिज्म जो है वो कब आया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ 1789 में। और इसके दो आइडियाज थे, ला पैट्रे, जो कि जिसे बोला जाता है द फादरलैंड, और दूसरा है द सिटोयन, जिसे बोला जाता है द सिटीजन। इट एम्फेसाइज्ड द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी, जो कि एंजॉय करते हैं इक्वल राइट्स, सब कुछ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। फिर वहां पे है अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, जो कि है ट्राई कलर में, जो कि ओल्ड रॉयल फ्लैग को रिप्लेस किया गया था। फिर बना था स्टेट्स जनरल, जो जिसे बोलते हैं अ पॉलिटिकल बॉडी, इलेक्ट हुई थी बाय एक्टिव सिटीजन्स, और उसे बाद में रीनेम किया गया था नेशनल असेंबली के हिसाब से। फिर न्यू सॉन्ग्स, जिसे हम हाइम्स बोलते हैं, ओथ्स लिए गए थे। पीपल जो शहीद हो गए थे उन्हें ऑनर किया था अंडर द नेम ऑफ नेशन। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप किया था, जो कि यूनिफॉर्म लॉज बना सके, किसके लिए? सिटीजन्स के लिए। फिर टैक्सेस क्रिएट किए थे गुड्स पे, जो कि रिमूव किए गए थे कंट्री में। अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब जबकि अगर कौन सी चीज हम एक स्टेट या एक सिटी से दूसरे सिटी में लेके जा रहे थे, तो वहां पे जो वेट्स एंड मेजर्स है वो डिफरेंट थे, तो उनको सेम करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया था। जैसे कि हम इंडिया में सिर्फ किलोग्राम्स यूज करते, लेकिन अदर कंट्रीज में LBS यूज होता है। रीजनल लैंग्वेजेस डिस्करेज हो गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी बन गई थी उनके इधर? फ्रेंच, जो कि पेरिस में बोली जाती थी, और उसे ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज बोला गया था। लेकिन 1799 में क्या हुआ? 1799 में आया नेपोलियन बोनापार्टे, जिसे हम बोले जा सकते हैं मिलिट्री जनरल। ये जो इसने है 1804 में खुद का नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें से क्या क्या हुआ? सबसे पहले जो कुछ भी स्पेशल राइट्स थे वो सारे खत्म हो गए, सारे लोगों को इक्वल बना दिया था लॉ के बिफोर, मतलब लॉ के सामने। देन जो कुछ भी प्रॉपर्टी राइट्स थे वो प्रोटेक्टेड थे, मतलब पीपल कोड ओन लैंड, खरीद सकते थे। दिस कोड वाज अप्लाइड इन द कॉन्क्वर्ड रीजन्स। फिर उसमें आया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल चेंजेस। अभी ये क्या चेंजेस हुए? उसमें से रीजन्स अफेक्ट हुए थे, कौन कौन से? डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। फिर मेन चेंजेस क्या थे कि बाबा उन्होंने रूलिंग सिंप्लीफाई कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सिंपल, मतलब सब सिटीज में सेम
एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया था ताकि वो रूल इजीली कर सके। फिर फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो कुछ भी थे सबको निकाल दिया ताकि वो बिजनेस को ग्रो कर सके। इम्प्रूव रोड्स एंड कम्युनिकेशन ताकि ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो सके। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी थे। क्या थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? जो कि बिजनेसमैन एंड वर्कर्स को बेनिफिट हो जाए, जैसे कि सब सेम लॉज हो गए थे जो कुछ भी ट्रेडर्स थे उनके लिए। क्यों? ताकि वो इजी हो जाए। फिर स्टैंडर्ड वेज एंड मेजर्स थे और एक सिंगल करेंसी बना दी ताकि सेलिंग एंड बाइंग सिंपल हो जाए। देयर वर मिक्स्ड रिएक्शंस टू नेपोलियंस रूल। जैसे कि पहले ठीक है, लोगों ने बोला हाँ भाई हमें नेपोलियन का अच्छा लग रहा है जो कुछ भी वो कर रहा है। कहाँ? हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एंड इटली में। क्यों? क्योंकि उन्होंने लीडर ऑफ फ्रीडम देखा था उसके अंदर। लेकिन जब थोड़े दिनों बाद लोगों ने उसे अपोज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने हाई टैक्सेस कर दिए थे, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप कर दी थी। स्ट्रिक्ट सेंसरशिप मतलब क्या? लिमिटेड फ्री स्पीच, तुम कुछ नहीं बोल सकते, जितना है उतना ही। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों को बहुत फोर्स किया ताकि वो फ्रेंच आर्मी ज्वाइन कर सके। नेक्स्ट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। No nation states like today. Regions ruled separately. Regions को separately rule कर दिया था. People had different languages, cultures and identities. ठीक है? Making of nationalism in Europe मतलब क्या? वो एक nationalism make कर रहे थे ताकि हर एक different languages, different cultures, different identities लोग ये कर सके। फिर हाब्सबर्ग एम्पायर जो कि है ऑस्ट्रिया हंगेरी, वो बहुत डाइवर्स था। जैसे जर्मनी, इटालियन, मैग्यार, पॉलिश, ये सारे एथनिक ग्रुप्स साथ में रहने लगे। वहाँ पे नो पॉलिटिकल यूनिटी, ओनली लॉयल्टी टू द एम्परर, ओनली लॉयल्टी टू द एम्परर हेल्ड द एम्पायर टुगेदर। द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास। सबसे पहले सबसे मोस्ट पावरफुल क्लास था एरिस्टोक्रेसी वाला, जो कि बड़े बड़े स्टेट्स जो कि फ्रेंच स्पीक करते थे, फ्रेंच बोला करते थे, उन्हें हाई सोसाइटी कहा जाता था। लेकिन जो मेजॉरिटी है वो थी पीजेंट्स की, और ये जो पीजेंट्स है वो फार्मिंग कहाँ पे करते थे? टेनेंट्स इन द वेस्ट एंड सर्व्स इन द ईस्ट। फिर बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ इंग्लैंड में। कब? 18th सेंचुरी में। और फिर वो बाद में बाकियों के पास शेयर हुआ 19th सेंचुरी में, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी में। न्यू सोशल ग्रुप्स एमर्ज हुए, जैसे कि वर्किंग क्लास, जिसे हम बोलते हैं फैक्ट्री वर्कर्स जो है, और मिडिल क्लास जो कि है बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। द एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्टेड नेशनल यूनिटी एंड एंडिंग एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अभी सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब क्या? ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि आता है लिबर। लिबर मतलब फ्री, जिसे इंडिविजुअल फ्रीडम चाहिए और सब कुछ इक्वल चाहिए लॉ के सामने। पॉलिटिकली ये बताता है कि गवर्नमेंट के कंसेंट से एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी और एक कॉन्स्टिट्यूशन को एम्फेसाइज करना चाहिए। दे सपोर्टेड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स बट डिड नॉट प्रमोट यूनिवर्सल सफरेज। अभी यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या? राइट टू वोट, सफरेज, ये प्रमोट नहीं किया गया था। अभी लिबरलिज्म के साथ पॉलिटिकल लिमिटेशंस भी आए। क्या आए? जब रिवॉल्यूशनरी फ्रांस हो रहा था तब ओनली प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, प्रॉपर्टी जो ऐसे आदमी जो प्रॉपर्टी ओन करते थे, सिर्फ उनके पास वोटिंग राइट्स थी। वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टेड मेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। फिर जो नेपोलियन कोड जो हमने ऊपर देखा कि बाबा लिमिटेड सफरेज था, रिड्यूस्ड वुमेन्स राइट, देन मूवमेंट्स फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स गेन मोमेंटम इन द 19th एंड 20th सेंचुरीज। लिबरलिज्म के साथ हम देखेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी थे, जैसे कि फेवर्ड फ्री मार्केट्स मिले, रिमूवल ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, जो कुछ भी ट्रेड के रेस्ट्रिक्शंस थे उसको रिमूव कर दिया था।
फिर जर्मन स्पीकिंग रीजन्स हैड 39 states, each with its own currency, weights and custom duties created trade barriers. जैसे कि एग्जाम्पल, a merchant traveling between cities had to pay multiple customs duties and face different measurement systems. फिर है ज़ोल्वेरन, कस्टम यूनियन एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म. ये कब हुआ? 1834 में, जब पर्शिया ने लेड किया इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़ोल्वेरियन, अ कस्टम्स यूनियन joined by most German states. It abolished trade barriers को ख़त्म कर दिए एंड उनके करेंसीज डायरेक्ट 30 से 2 पे ला दिए. फिर रेलवे नेटवर्क्स को इम्प्रूव किया गया ताकि मोबिलिटी मिले, लिंक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ विथ नेशनल यूनिटी. और इसके साथ क्या आया? इकोनॉमिक नेशनलिज्म आया और वाइडर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्गर किया. A new conservatism after 1815. अभी 1815 के बाद क्या हुआ? 1815 में नेपोलियन को डिफीट हो गया. डिफीट मतलब खत्म. आफ्टर नेपोलियंस डिफीट इन 1815. अभी ये जो गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट्स है, इन्होंने क्या फॉलो किया? कंजर्वेटिज्म. जो कन्वर्जेटिज्म वांटेड टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि चर्च, सोशल हायरार्की एंड प्रॉपर्टी. ऐसे बहुत सारे जो उनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको वो चाहिए थे. हाउएवर वैसे भी उन्होंने मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाया, जैसे कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमी, जो कि मोनार्की को स्ट्रॉन्ग करे, स्ट्रेंथन करे. देन देयर वाज कांग्रेस ऑफ वियतनाम इन 1815. यूरोपियन पावर्स कौन कौन से? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये सब ने वियना को मीट किया ताकि वो यूरोप का मैप रीड्रॉ कर सके. और ये सब कौन होस्ट कर रहा था? ऑस्ट्रियन चांसलर, जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिच. ठीक है. अभी ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ था 1815 में, 1815 में, इट एम टू अंडू नेपोलियंस चेंजेस. हर एक नेपोलियन के चेंजेस को उसको अंडू करना था एंड रिस्टोर मोनार्कीज. अभी जो की टेरिटोरियल चेंजेस हुए थे उसमें उन्होंने फ्रांस के जो कौन से भी टेरिटरीज उन्होंने लिए थे वो सारे, मतलब जो फ्रांस एक्सपांड हो रहा था उसको एक्सपांड होने नहीं दिया. अभी कैसे? जैसे बॉर्बन डायनेस्टी रिस्टोर्ड इन फ्रांस, पहली बात. दूसरा, फ्रांस लॉस्ट एनेक्स्ड टेरिटरीज. अभी न्यू बफर स्टेट्स क्रिएटेड टू स्टॉप फ्रेंच एक्सपांशन. ठीक है. अभी जैसे कि कैसे नॉर्थ में उन्होंने क्या बढ़ाया? नेदरलैंड्स, बेल्जियम. फिर साउथ में उन्होंने जिनियो एडेड टू पेंडमोंट. प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया गेन न्यू टेरिटरीज. उन्होंने और टेरिटरीज को गेन किया. किसने? प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ने. लेकिन उन्होंने फ्रांस को कभी एक्सपांड होने नहीं दिया. ठीक है. और जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है जो कि 39 स्टेट्स है उसको वैसे के वैसे ही रखा. इट रिमेन अनचेंज्ड. देन देयर वाज कंजर्वेटिव रूल एंड रिप्रेशन. अभी जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो थे वो 1815 में एस्टैब्लिश हुए थे. ठीक है. देयर वाज नो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म. स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज इम्पोज किए थे. किस किस पे? न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स. इसका मतलब क्या? स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज मतलब क्या? कि जो कौन से भी बुक्स, न्यूज़पेपर्स है वो कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, या फिर जो कुछ भी गवर्नमेंट बोलेगी कि यही लॉ के हिसाब से आपको न्यूज़ बनानी है या फिर सॉन्ग्स बनाने, उसी हिसाब से बनाने पड़ेंगे. अभी देयर वर अपोजिशन बाय लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट. उन्होंने, ये लोग क्या हो गए थे? इंस्पायर हो गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से. सो लिबरल्स अपोज्ड कंजर्वेटिव रूल. ठीक है. द फ्रीडम ऑफ प्रेस बिकेम अ की डिमांड ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट. मतलब जो फ्रीडम थी प्रेस की वो उनको चाहिए थी ताकि वो की डिमांड रहे लिबरल नेशनलिस्ट्स के लिए. देन देयर इज द रिवॉल्यूशनरीज. ठीक है. देयर वॉज अ राइज ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज एंड गिसिपी मैजिनी. अभी यहाँ पे हुए थे अंडरग्राउंड मूवमेंट्स 1815 के बाद. देयर वॉज अ फियर ऑफ रिप्रेशन. मतलब कि बाबा खुद के ही देश से, खुद के ही घर से हमें निकाल देंगे, इसका फियर था जो कि लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड होना पड़ा.
अभी देयर वर सीक्रेट सोसाइटीज जो कि ट्रेन कर रहे थे रिवॉल्यूशनरीज के ऑल अक्रॉस द यूरोप. देन देयर वाज अ गोल to oppose monarchy and fight for liberty and nation states. Then there comes this Giuseppe Mazzini and his role. Firstly, where was he born? Genoa in 1805. He joined the secret society Carbonari. ठीक है. Then exiled in 1831. मतलब उसे हकाल दिया था उसके खुद के देश से for attempting a revolution in Liguria. Now he founded two major underground societies. They were known as Young Italy, जिसे हम मार्सेलिस बोलते थे, और Young Europe, बर्नी, मतलब जो कि मेंबर्स थे कहाँ से? पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी से. अभी ये माजिनी के आइडियोलॉजी क्या थी? वो बिलीव करता था नेशंस वर नेचुरल यूनिट्स. बाबा नेशंस चाहिए, ये जो क्रिएट किया है गॉड ने क्रिएट किया है. इटली शुड नॉट रिमेन डिवाइडेड. ठीक है, इटली को डिवाइड नहीं करना है, बट शुड बिकम अ यूनिफाइड रिपब्लिक. ठीक है, बट शुड बिकम अ यूनिफाइड रिपब्लिक. इट वॉज इंस्पायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज. अभी इसने ये इंस्पायर्ड हो गया था. ये किसके लिए? फॉर्मेशन के लिए. किसकी? सोसाइटीज की, सीक्रेट सोसाइटीज की. कहाँ? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड में. अभी ये कंजर्वेटिव फियर भी था भाई. अभी फियर क्या था कि मजीनीज के एंटी मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स, ये अलार्म हो गए कंजर्वेटिव्स के लिए. और ये जो मेटर्निच लोग थे, वो मजीनी को क्या बुलाते थे? द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. अभी मैंने लिया है फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट बुक. जो नेक्स्ट पार्ट में हम और नेक्स्ट 2 पॉइंट्स देखेंगे. सो सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट पार्ट.